हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 8 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपके जो भी सभी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम में आप बहुत मेहनत करें एंड अच्छे से सब चीज़ों की तैयारी करें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। देखिए आज क्या है, सबने कहा था कि तेरे नसीब में नहीं है पर मेरे आत्मविश्वास को इस पर यकीन नहीं, तो इसलिए बिलीव करें खुद पर। सब लोग कहते हैं कि तेरे नसीब में नहीं था, तुझे नहीं मिला, या जैसे हम लोग तैयारी करते हैं तो कई बार ऐसा बोल देते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें कि नहीं, अगर इस बार नहीं मिला तो डेफिनेटली अगली बार मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं मिलेगा, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। तो बस आप इस चीज़ को हमेशा फॉलो किया करें और अपने ऊपर विश्वास करें। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आज का देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रेटिफाइड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बिकमिंग द लास्ट G20 कंट्री टू डू सो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। देखो कि किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते की अभी हाल ही में पुष्टि की है और ये ऐसा करने वाला G20 का अंतिम देश बन गया है। बात करते हैं करेक्ट आंसर की, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट टर्की। अब टर्की पे बात करने से पहले बाकी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्यूबा जो है वो पहली कंट्री बनी थी जिसने कोरोना वैक्सीन को डेवलप किया था 2 साल के बच्चों के लिए। तो ये पहली कंट्री थी जो 2 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन के लिए कोरोना वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया था इसने। अब आता है डेनमार्क। सो डेनमार्क ने लॉन्च किया था जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड ऑफशोर विंड है ना, इसको भारत और डेनमार्क ने साथ में मिलकर लॉन्च किया था। इसके बाद ऑप्शन में देखो जापान है, तो जापान से में हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक चीज़ आता है कि ट्विन सिस्टर, याद आया कि यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट आइडेंटिकल ट्विंस हैं जिनकी सबसे ज़्यादा उम्र है, जो कि जापान से बिलोंग करती है। जापान से एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पे हाल ही में देखो नए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनी हैं जिनका नेम क्या है, फूमियो किशिदा। ये जापान से आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो ये जो अप्रूवल हुआ है ना, ये जो अप्रूवल है, देखो ये जो क्लाइमेट समिट है जिसे हम COP26 कहते हैं, तो उससे मतलब एक तरीके से ना उस रूप में जाना जाता है। और ये जो COP26 है इसका जो आप कह लो कि कॉन्फ्रेंस होगी ये 31 अक्टूबर 2021 से शुरू हो जाएगी। ओके, तो इससे पहले ही इस चीज़ का अनाउंसमेंट हो गई है। और अगर हम बात करते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की, देखो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में आपको छोटे से पॉइंट में समझा देती हूँ। देखो क्या है ये, इसमें देखो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होता है ना उसको रिड्यूस करने के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि कंट्रीज़ अपने यहाँ पे जो ग्रीन हाउस एमिशन है उसको रिड्यूस करें अपने इकोनॉमिक स्टेटस के अनुसार। और यहाँ पर देखो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट नेशंस में ये तो मैंने बता दिया कि अपनी इकोनॉमिक स्टेटस के अनुसार वो किस तरीके से उस चीज़ को कम कर सकती हैं। टर्की इससे पहले देखो इंक्लूड था टर्की के साथ साथ ईरान, इराक, इरिट्रिया, लीबिया, येमेन, जिन्होंने अभी तक रेटिफाइड नहीं किया था। बट फाइनली टर्की के द्वारा जो है वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को रेटिफाइड कर दिया गया है। तो ये आपको अच्छे से क्लियरली ध्यान रखना है। अब बात करती है टर्की की। तो देखिए टर्की की जो कैपिटल है वो क्या है, अंकारा, और यहाँ पे टर्किश लीरा करेंसी चलती है। टर्की देखो घिरा हुआ है, मेडिटेरियन टी साउथ में है इसकी, आप यहाँ पे देख सकते हो मेडिटेरियन टी इसके साउथ में मिल जाएगा आपको, एगियन सी इसके आपको वेस्ट में मिल जाएगा, एंड द ब्लैक सी इन द नॉर्थ, तो ऊपर की तरफ या नॉर्थ की तरफ इसके ब्लैक सी। तो इन तीनों से घिरा हुआ है कौन सा, आपका टर्की। तो ये आपको ध्यान रखना है मैप के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक टर्म आया था COP26, तो इसके बारे में बात करते हैं ये क्या है। तो COP26 जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो देखो जो 2021 की कॉन्फ्रेंस होगी इसको होस्ट करेगा यूनाइटेड किंगडम, किसके साथ, पार्टनरशिप के साथ, इटली के साथ।
और ये कहाँ पे होगी कॉन्फ्रेंस, तो स्कॉटलैंड ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत ने कोशी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का पैकेज फर्स्ट निम्नलिखित में से कौन से देश को हैंडओवर किया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, करेक्ट आंसर देखो हो जाएगा हमारे पास नेपाल इज़ दी करेक्ट आंसर। अब पहले हम बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। देखो आइसलैंड से हमें क्या याद आएगा, तो आइसलैंड जो है पहली कंट्री बनी थी जो वुमेंस मेजॉरिटी पार्लियामेंट को जिसने इलेक्ट किया था। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड से आपको ध्यान आएगा कि स्विट्ज़रलैंड लास्ट कंट्री बनी थी वेस्टर्न यूरोप की जिसने सेम सेक्स जो कपल हैं इनकी मैरी को क्या किया था, अलाउ किया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक आता है चाइना। तो देखो चाइना ने अभी हाल ही में ना जो क्रिप्टो करेंसी है इसके ट्रांजैक्शन को इलीगल घोषित किया। इसके अलावा चाइना जो एक इंडेक्स आई थी जिसमें इंटरनेट फ्रीडम टर्म्स में जो इंडेक्स आई थी इसमें वर्स्ट कंट्री की प्लेस पर रहा था चाइना। और चाइना ने ही टेस्ट यहाँ पर किया है थोरियम फायर्ड न्यूक्लियर प्लांट के टेस्टिंग की घोषणा भी करी है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाइना से देखनी है। और एक और चीज़ ध्यान रख लो, चाइना ने अभी हाल ही में गेफोन 502 इसका भी हाल ही में जो सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ठीक है, अब बात आती है इस पूरे क्वेश्चन की जहाँ पे आंसर आपका क्या था, नेपाल। ठीक है, तो अब इसमें हमें कैसे याद रखना है। देखो ये जो पैकेज है ना, ये जो प्रोजेक्ट है इसको एग्जीक्यूट किया गया बाय द इंडियाज़ कलपत्रु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन लाइन, ये जो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन लाइन बनेगा, ये बनेगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज लाइन ऑफ क्रेडिट। तो भाई इंडिया क्या कर रहा है, लाइन ऑफ क्रेडिट देगा कितना, 550 मिलियन यूएसडी का। कौन से, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट में ये होता है कि आप जैसे किसी प्रोजेक्ट के लिए आप लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हो तो आप उस प्रोजेक्ट में से कुछ हिस्सेदारी भी ले सकते हो कि हाँ अगर आपको इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ का फ़ायदा मिल रहा है तो आप हमें 20-20 करोड़ रुपए ऐसे करके चुका सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास टाइम होता है काफ़ी उसको चुकाने का। ठीक है, अब देखो इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना, इसी महीने में इंडिया और नेपाल ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया था कि जो 14 कल्चरल हेरिटेज साइट डैमेज हो गई हैं उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि 2015 में एक अर्थक्वेक आया था और उसकी वजह से काफ़ी सारी जो हेरिटेज साइट्स हैं वो डैमेज हो गई थी। उसके लिए इंडिया और नेपाल के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ। तो ये भी हाल ही में हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आती है नेपाल की बात। तो देखो नेपाल की सीमा की बात करते हैं तो नेपाल उत्तराखंड के साथ लगता है इसकी सीमा। यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ लग रही है, सिक्किम के साथ लग रही है और इधर वेस्ट बंगाल के साथ भी इसकी सीमा लग रही है। अच्छा, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से बुलाते हैं ये ध्यान रखिएगा, सागर माथा कहते हैं। ये अच्छा से बहुत बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस मंत्रालय ने कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम को क्या किया है, लॉन्च किया है। तो यहाँ पे बात आती है मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब बात आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल किसके पास है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री किसके पास आई, ये मिनिस्ट्री है पीयूष गोयल के पास। तो ये आपको मिनिस्ट्री के बारे में सारी पैसे पता होना चाहिए क्योंकि मिनिस्ट्री से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। ये जो स्कीम है ना जिसको हमने बोला है हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, ये कंटिन्यू रहेगी 2026 तक, अब से लेके 2026 तक। इस स्कीम के तहत देखो क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मार्केट एक्सेक्टर विल बी प्रोवाइडेड टू हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस। जो हस्तशिल्प कारीगर हैं देखो उनको सहायता दी जाएगी। वो सहायता उनको ढांचागत यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल भी दी जाएगी, उनको डिज़ाइन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, मार्केट में एक्सेस, बाज़ार की पहुंच उन तक पहुंचाई जाएगी। तो उनकी सहायता करी जाएगी हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस की। ठीक है, उसके लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, WHO ने भी हाल ही में पहली वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है, लेकिन कौन से डिसीज़ की। तो बीमारी का नाम हमें बताना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मलेरिया। अच्छा, मलेरिया कौन से मच्छर की वजह से होता है, आप लोग सोचो इतने, हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो ये जो मलेरिया की वैक्सीन है ना, इसको RTXS यानी
मॉस्क्यूरिक्स ये नेम दिया गया है, जिसको डेवलप किया गया बाय दी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। अब देखो ये हिंदी में भी यही लिखा जाएगा, इंग्लिश में भी यही लिखा जाएगा, इसलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने नहीं किया, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो मलेरिया से जो इन्फेक्टेड बच्चे होते हैं उनको एक तरीके से जो रिस्क है वो उनका कम हो जाएगा इस वैक्सीन को यूज़ करने के बाद। और इस वैक्सीन को पहली बार यूज़ किया जाएगा, सबसे पहले अफ्रीकन कंट्रीज़ में इस वैक्सीन का यूज़ किया जाएगा। तो ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि अप्रूवल किसके द्वारा दिया गया इस वैक्सीन को, ऐसे भी बन सकता है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। बात आती है मलेरिया की। तो मलेरिया जो बीमारी है ना, ये आपकी पैरासाइट से होती है, यानी परजीवी की वजह से होती है। जो पैरासाइट होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं ह्यूमंस थ्रू दी बाइट, जब फीमेल एनाफिलीज मच्छर काटती है। ये ध्यान रखो कि फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, तो वो पूरे के पूरी जो पैरासाइट्स होते हैं वो ह्यूमन की बॉडी में फैल जाते हैं। और इसमें आपको थोड़ा थोड़ा बुखार फील होता है और थोड़ा सिकनेस हो जाती है, फिर आपको बुखार फील होने लगता है, फिर आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी शेक करने लगती है, आपको ठंडी लगने लगती है। ये इसके थोड़े बहुत लक्षण हैं, तो ये आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट का टाइटल क्या दिया गया है, द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर। तो अब बताना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो आंसर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनके द्वारा ही ये जो रिपोर्ट है वो दी गई है। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, तो इसके अनुसार देखो ओके यहाँ पे WMO आएगा, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आएगा MO। इन्होंने क्या बोला है कि जो क्लाइमेट चेंज इंक्रीज़ हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से देखो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, आपकी फ्लडिंग, जो फ्लड बाढ़ आ जाती है, कहीं कहीं तो सूखा पड़ जाता है, तो ये सारे खतरे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से पानी की कमी होती जा रही है, जिससे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो पानी की कमी जो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। रिपोर्ट अगर हम 2018 की देखें तो 3.6 बिलियन जो पीपल हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, यानी पूरी अर्थ पर, उनके पास एक महीने पानी की पहुंच नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्लाइमेट चेंज को लेके। और ये सब माना जा रहा है कि अभी तो देखो 3.6 बिलियन पीपल बोला है, अगर ऐसे ही रहा तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक ये संख्या बढ़कर 5 बिलियन भी हो सकती है। और वाटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो पास्ट 20 ईयर से बढ़ती ही जा रही हैं। सो ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है ये वाटर को लेके प्रोवाइड करी गई है, किसने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखो स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट रिपोर्ट भी देती है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिपोर्ट भी देती है। तो ये कुछ रिपोर्ट आप लोग ध्यान रखो। इसके बाद है देखो मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है, देखो मल्टीलिंगुअल डिमेंटिया रिसर्च एंड असेसमेंट टूल बॉक्स। 5 इंडियन लैंग्वेज में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा ICMR। फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब इस टूल बॉक्स की वजह से होगा क्या, ये जो टूल बॉक्स है ये एक्सपेंड करेगा द केयर एंड आउटरीच टू पीपल सफरिंग फ्रॉम डिमेंटिया। जो डिमेंटिया से पीड़ित लोग हैं ना, उनकी देखभाल और उनकी पहुंच के तक विस्तार करने के लिए इस टूल बॉक्स को लॉन्च किया गया है। 5 लैंग्वेज में इसे लॉन्च किया गया है, जिसमें हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो इसमें देखो बहुत सारे वेरियस टेस्ट हैं इसमें और क्वेश्चनरीज हैं, और इसमें कुछ फैक्टर्स वगैरह से कॉग्निटिव टेस्ट वगैरह दिए गए हैं। तो एक टूल बॉक्स अच्छा खासा है जो डिमेंशिया को क्या करेगा, एक तरीके से उन लोगों की देखभाल करने के लिए इसको लॉन्च किया है, किसने, ICMR ने। ICMR देखो क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना 1911 में हुई, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, हु इनॉग्रेटेड द महाबहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर इन गुवाहाटी। तो ये जो केंद्र है इसका उद्घाटन किसने किया है, सो M वेंकैया नायडू जी ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि हमारे कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है, ओके। अब ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पे किया गया है, तो आंसर है गुवाहाटी में इसको किया गया है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें जो सेंटर होगा
इससे पहले क्या था? इससे पहले ये रेजिडेंट था ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ऑफ कामरूप। तो कामरूप के जो ब्रिटिश उपायुक्त थे उनका निवास के रूप में पहले ये कार्य करता था, बट नियरली 150 ईयर्स आफ्टर उसके बाद इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और एक आइकॉनिक डीसी बंगलो ऑफ गुवाहाटी है जिसको ओपन किया गया है टू दी पब्लिक के लिए एज अ हेरिटेज सेंटर के तौर पर। तो ये ध्यान रखिएगा, हेरिटेज सेंटर के तौर पर इसका उद्घाटन किया है किसने किया है? वेंकैया नायडू जी ने किया है। ठीक है, तो एक तरीके से लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, इसको देखने आएंगे, तो यहाँ का जो विजिटिंग है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एडिशन है ऑफ द डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग समिट, जिसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? भैया नेस्कॉम इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों से नेस्कॉम के बारे में पूछ सकते हैं, तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म आप लोग सोच के रखें। पहले ये बात कर लेते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 13th। तो ये जो समिट है इसका कौन सा है एडिशन? 13th एडिशन है। इस समिट की थीम रखी गई है इंजीनियरिंग द नेक्स्ट। छोटी थीम है तो एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकती हैं। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसको एड्रेस किसने किया? तो राजीव चंद्रशेखर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इनके पास थे, आईटी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री इनके पास थे, इन्होंने इसको एड्रेस किया है ना, संबोधित किया है। अब बात आती है नेस्कॉम की, तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसको 1988 में स्थापित किया गया था। क्लियर हो गया बिल्कुल? चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? बथुकम्मा उत्सव ये फेस्टिवल है, ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है? तो फेस्टिवल से क्वेश्चन देखो आपके स्टैटिक जीएस से भी बन जाते हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा तेलंगाना में इसको मनाया गया। अभी हम और फेस्टिवल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये जो फेस्टिवल होता है ये 9 दिन का एक फ्लोरल फेस्टिवल होता है जो शुरू होता है महालया अमावस्या से, और ये फेस्टिवल 9 दिनों तक चलता है और दुर्गा अष्टमी के दिन ये समाप्त हो जाता है। इस फेस्टिवल ये जो मनाया जाता है इसको एक तरीके से स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ गॉडेस गौरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी तेलंगाना में ना 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी, कुछ याद आया? बिल्कुल, रामाप्पा टेम्पल जिसको आप रुद्रेश्वरा टेम्पल भी कह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और तेलंगाना में जीआई टैग की अगर हम बात करें तो किस किस को जीआई टैग मिला हुआ है? एक तो हो गया यहाँ का तेलिया रुमाल, और चलो तेलंगाना से आप लोग ध्यान रखो तेलिया रुमाल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल की, जैसे असम में अम्बुबाची मेला लगता है, भोगाली बिहू, और यहाँ पे बैसागु देहिंग पटका ये सेलिब्रेट होता है। छत्तीसगढ़ में देखो माघी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा मनाया जाता है। कर्नाटका में मनाते हैं मैसूर दशहरा और उगादी। केरल का ओनम और विशु इज़ वेरी फेमस फेस्टिवल। नागालैंड में देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है और मोत्सू फेस्टिवल। उड़ीसा में रथ यात्रा, राजा पर्व और नुआखाई ये सेलिब्रेट होते हैं उड़ीसा में। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट है जिसने भारत का पहला स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन को विकसित किया है, डेवलप किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना स्टेट ने इसको डेवलप किया। अच्छा, इससे होगा क्या? देखो इससे वोटिंग जो एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ेगी, यानी जो पहुँच है मतदान की वो बढ़ेगी उन लोगों तक जो डिसेबिलिटीज़ जो है मतलब एक तरीके से जो विकलांग व्यक्ति है जो नहीं आ सकते हैं वोट देने के लिए, या फिर जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं या बीमार लोग होते हैं, उन लोगों तक एक तरीके से मतदान की पहुंच को बढ़ाने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जो वोटिंग सॉल्यूशन है इसको यहाँ पे शुरू किया गया है और तेलंगाना स्टेट के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो ये अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। तेलंगाना में एक और चीज़ आप लोगों को क्या याद रखना है, तेलंगाना में अगर हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, तो यहाँ पे नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, एक ये ध्यान रखो। एक यहाँ पे कवल टाइगर रिजर्व भी है, ये आप ध्यान रखो, किससे बिलोंग करते हैं? तेलंगाना से। इसके बाद है कौन सा बैंक बन गया है पहला शेड्यूल प्राइवेट बैंक, जिसने जो कि एक तरीके से जिसको मंजूरी मिल गई है टू कलेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो कर होते हैं उनके एकत्र करने की मंजूरी पाने वाला पहला अनुसूचित निजी बैंक कौन सा बन गया है? तो आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक। इन देखो ये जो आपके टैक्सेस है ना, इसमें इनकम टैक्स और आपका जो जीएसटी सभी इंक्लूड है। इसमें देखो जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनको बहुत आसानी होगी, कैसे? वो आसानी से पे कर सकते हैं जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं।
वो कोटक महिंद्रा बैंक की जो मोबाइल बैंकिंग है वहाँ से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, या ब्रांच में जाकर भी ईजिली वो सब चीज़ों को पे कर सकते हैं। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। चलिए फटाफट से अब शॉर्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। ये बुक किसने लिखी है? जयतीर्थ राव के द्वारा ये बुक लिखी गई है। जयतीर्थ राव के द्वारा ये बुक लिखी गई है। सो महात्मा गांधी जी की इकोनॉमी में, मतलब एक तरीके से आप ऐसे याद कर लो कि महात्मा गांधी जी ने जड़ से चीज़ों को सॉल्व आउट किया था, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमी हो, तो उनकी जय जयकार आज तक होती है। तो जय जयकार से जयतीर्थ आपको याद रहेगा। कुछ अदर इंपॉर्टेंट बुक को रिवाइज करते हैं, जैसे क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल, ये बुक बोल सोयंका ने लिखी। बैटल ऑफ रेगांस ला कुलप्रीत यादव ने लिखी। लॉन्ग गेम ये बुक जो लिखी है वो विजय गोखले ने लिखी। जंगल नामा जो बुक लिखी वो अमिताभ घोष ने लिखी। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स जो बुक है वो लिखी किसने? झुम्पा लाहिरी ने। इसके बाद देखो नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में भी अनाउंस हो गए हैं। किसको दिया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा अब्दुल रज़्ज़क़ गुरनाह को ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है देखो नहीं अवार्ड? सो देखिए यहाँ पे उन्हें जो दिया गया है ये अवार्ड, उनके लेखनी के जरिए जो उन्होंने उपनिवेशवाद के प्रभाव, संस्कृति को लेके जो उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, या फिर आप कह लीजिए फेट ऑफ रेफ्यूज़ी के ऊपर बहुत सारी अपनी लेखनी लिखी है, उसके लिए उनको ये जो प्राइज़ है वो दिया गया। अगर हम बात करें कि 2020 का किसे मिला था, तो अगर आपको याद हो तो 2020 का जो मिला था वो मिला था ल्यूस ग्लूक को मिला था। तो ये आप ध्यान रखो। अब मैं आपको रिवाइज भी करवा देती हूँ कि अभी तक कितने को नोबेल प्राइज़ मिले हैं। केमिस्ट्री के फील्ड में मिला है किनको? बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को। ठीक है, इन्होंने एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट की डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। उसके बाद देखो फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है, सुयुकिरो मानाबे, क्लॉस हेसलमैन एंड जियोर्जियो पैरेसी। तो इन्होंने कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम के अंडरस्टैंडिंग को लेके काम किया। तीसरा देखो फिजियोलॉजी या मेडिसिन आप कह लीजिए उस फील्ड में मिला है जॉइंटली 2 लोगों को, डेविड जूलियस और आर्डम पेटापॉलिशन। इन्होंने जो टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर रिसेप्टर्स के लिए टेम्परेचर टच की जो डिस्कवरीज है उसके ऊपर वर्क किया। तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आता है कि जो अगला न्यूज़ क्या है। एजुकेशनलिस्ट है ये सरिता सिंह, इनको चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 दिया गया है। ये जो अवार्ड है देखो दिया जाता है कि जो आप एजुकेशन सेक्टर में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हो उसके लिए दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया गया है? श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा, जो कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हैं, इनके द्वारा ये जो अवार्ड है वो दिया गया। इसके बाद देखो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर यहाँ पे दिए गए हैं हॉकी फील्ड में, मेंस और वुमेंस कैटेगरी में। तो मेंस कैटेगरी में मिला है हरमनप्रीत सिंह को, और वुमेंस कैटेगरी में किसे मिला है? गुरजीत कौर को। इसमें देखो अगर हम अदर की बात करते हैं और किस किस कैटेगरी में मिले हैं ये अवार्ड, तो वुमेंस में आप देख लिया। और गोलकीपर में बात करें तो वुमेंस में गोलकीपर में किसे मिला? सविता को। वुमेंस में कोच की बात करते हैं तो सिजोड मेरिजीन को मिला है, ये न्यूजीलैंड टीम से हैं, तो इनको मिला है कोच में। मेंस में गोलकीपर को मिला है PR श्रीजेश को, जो कि टीम इंडिया के गोलकीपर हैं। मेंस में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मिला है प्रसाद, और मेंस कोच ऑफ द ईयर ग्राहम में मिला है रेड, जो कि टीम इंडिया से हैं। तो ये कुछ अदर इसी में ही अवार्ड्स हैं जो आप लोग ध्यान रखो। इसके बाद है PL हरानाद, जिन्होंने अभी हाल ही में इनको चेयरमैन बनाया गया है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का। तो देखो पारादीप पोर्ट पी से ही शुरू हो रहा है, इनका नाम भी पी से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, और पारा को आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हम इसको, या पार से आप ऐसे पारादीप से बना सकते हो, क्योंकि पार हर किसी को पार होना है ना, तो ऐसे इसका जो ट्रिक है वो बन सकता है। पारादीप पोर्ट देखो एक नेचुरल डी वाटर पोर्ट है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? इंडिया के ईस्ट कोस्ट में मिलेगा। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर है ये पारादीप पोर्ट। ठीक है, इसके बाद है वर्ल्ड कॉटन डे, यानी जो रुई दिवस होता है, कपास दिवस हम जिसे हम कहेंगे, 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कॉटन के एडवांटेज के बारे में बताया जाता है, इसकी क्वालिटीज़ जो एज ए नेचुरल फाइबर के तौर पर हम इसको कैसे बेनिफिट इसका ले सकते हैं, किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। सो इसके प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रेड, कंजप्शन, इन सभी के बारे में लोगों को बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो जर्मनी ने अनवील किया है यूरो 2024 चैम्पियनशिप का लोगो। ये है उस चैम्पियनशिप का लोगो
जिसमें आपको जो ये आउटलाइन दिख रही होगी हेनरी डेलोनी कप की, और इसमें आप देख सकते हो कि बलबॉस टूर्नामेंट ट्रॉफी है, सेट ऑन अ कलर ओवल शेप में इसका जो आउटलाइन है वो रखा गया है, और काफ़ी सारे इसमें कलर्स आप देख सकते हो। इस तरीके का लोगो है, बट आप लोग ये ध्यान रखो कि किसने अनवील किया है, जर्मनी ने अनवील किया है। इसके बाद है घाना, जो कि होस्ट करेगा पहली बार अफ्रीकन पैरालंपिक्स गेम, जो कि कब होंगे, 2023 में होंगे, और ये इसका 13 नंबर का एडिशन रहेगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। चलिए फटाफट से अब कोई रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। सबसे पहले है देखो जिमेक्स पे। जिमेक्स देखो इंडिया और जापान के बीच में होती है, सो यहाँ पे आंसर जापान हो जाएगा। इसके बाद है पहला कंसाइनमेंट मिनी दाना, ये कहाँ पे भेजा गया है, तो ये बहरीन में भेजा गया है, ठीक है। इसके बाद है निम्न कौन सी कंट्री है जो जिसने सेंड किया है एक प्रोब, ताकि किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में ये भेजेगा, इसकी अनाउंसमेंट करी है यूएई ने। कौन सी कंट्री है जो कि एक तरीके से स्पेस में क्या करेगी, शूटिंग करेगी, तो भैया ये किसने डिसाइड किया है, ये किया है रशिया के द्वारा, बोला गया है ऐसा। इसके बाद कौन सी एंटिटी है जिसने डेवलप किया है आई ड्रोन, तो ICMR ने इसको डेवलप किया है। अकॉर्डिंग टू इंडिया डेटा कॉर्पोरेशन, इंडिया कौन से साल तक पहुंच जाएगा, तो ये ईयर जो है वो है 2025। कौन सी कंपनी ने GNI एडवर्टाइजिंग लैब इन इंडिया, ये लॉन्च किया है गूगल ने। कौन से स्टेट ने स्वेच्छा प्रोग्राम को शुरू किया है, तो स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। इसके बाद है फर्स्ट मार्केट एप्लीकेशन फिश वाली, ये किसने लॉन्च किया है, असम की सरकार ने। कौन सा स्टेट या यूटी है जिसने ग्रीन वॉर रूम या ग्रीन एप्लीकेशन आप कह लीजिए से लॉन्च किया है, तो दिल्ली ने इसे लॉन्च किया है। कौन से स्टेट ने मिशन वसुंधरा शुरू किया है, असम के द्वारा इसको शुरू किया गया। और 2021 का ये दान प्राइज़ किसे दिया गया, प्रोफेसर एरिक हनुशेक और डॉक्टर रुक्मिनी बनर्जी। तो ये सभी आप लोगों को ध्यान रखना है। कल आप लोगों से क्वेश्चन देखिए पूछा था, काती बिहू फेस्टिवल ये असम में मनाया जाता है, और सेकंड था हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर करी हैं, सौमिल नंदी, सत्यजीत पुहान एंड सुरिंदर कौर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग ज़रूर आंसर करें आज के क्वेश्चन का भी। देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किस बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सेकंड है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला पैन इंडिया हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स, इसका नेम है एल्डर लाइन। तो यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री बतानी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और वीडियो की आप लोग लेंथ ना देखा करें, मैं कोशिश करती हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करने की, तो थोड़ी बहुत लेंथ तो देखिए वीडियो की इंक्रीज़ हो जाती है। इतना समय तो आप निकाल ही सकती हैं अगर आपको एक अच्छा कॉन्टेंट चाहिए। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।